Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी के सेमेस्टर 2 के कोर्स का जो पेपर 8 है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसके अंतर्गत हम लोग जो है आज लोकसभा और राज्यसभा के संबंधों की चर्चा करेंगे। उनके जो पारस्परिक संबंध हैं और जो व्यवहार में उनके संबंध हैं उनका हम लोग एग्जामिन करेंगे, उसको देखेंगे। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में दोनों को अलग अलग जो है डिटेल्स में अध्ययन किया है और अब हम लोग ये समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई होंगी उन क्लासों से। और जो लोग नए हैं चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करके कर लें और उस वीडियो को भी आप लोग देख लें ताकि आपको ये क्लास समझने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इसमें हम लोगों को लोकसभा और राज्यसभा के संबंधों को की चर्चा करनी है और इन दोनों में जो पारस्परिक संबंध हैं वो क्या हैं, उनको और बेहतर ढंग से समझने के लिए, वैसे तो इस क्लास से भी आप समझ लेंगे, लेकिन और बेहतर ढंग से समझने के लिए जो मैंने इनका सेपरेट क्लासेस लिया है लोकसभा और राज्यसभा का, आप उसको भी देखें तो आपके लिए यूज़फुल होगा। लोकसभा और राज्यसभा की तुलनात्मक अध्ययन जो है उनके पारस्परिक संबंधों के आधार पर पहले हम लोग करेंगे। और इसमें जो पहला है कि नामकरण के संबंध में, तो भारतीय संसद के दो सदन हैं और लोकसभा और राज्यसभा उसका नाम है। हम लोग जानते हैं जो हमारी व्यवस्थापिका है, केंद्रीय जो व्यवस्थापिका है उसके अंतर्गत जो है लोकसभा, राज्यसभा और जो राष्ट्रपति हैं उनसे मिलकर हमारा संसद बनता है। और इसका पहला जो इसमें संबंध या इनकी जो की चर्चा की गई है, इनके नामकरण के संबंध में की गई है कि भारतीय संसद दो सदनों से मिलकर बना है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा संसद का प्रथम जो है और निम्न सदन बनाया गया है, ये पहला है और निम्न सदन है। और राज्यसभा को द्वितीय सदन बनाया गया है और उच्च सदन कहा गया है। उच्च सदन क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें जो है इसमें जो है 30 वर्ष उम्र के आयु के लोग होते हैं। और लोकसभा को लोकप्रिय क्यों कहा गया है, क्यों सदन कहा जाता है इसको? जो लोकसभा है उसको हम लोग लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों के द्वारा डायरेक्ट जो है वो प्रतिनिधि चुन के भेजे जाते हैं। और राज्यसभा को वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट जो है इनका चुनाव होता है और उनका चुनाव जनसंख्या के आधार पर जो है क्षेत्रों का जो है निर्धारण किया जाता है। दूसरा है प्रतिनिधित्व के संबंध में, तो लोकसभा भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राज्यसभा जो है वो है जो भारतीय संघ की इकाइयों अर्थात राज्यों और संघीय क्षेत्र जो हैं उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। और लेकिन इस संबंध में एक बात याद रखने चाहिए कि राज्यसभा में भारतीय संघ के सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं प्रदान किया गया है। तीसरा जो है इसमें संबंध जो है कि सदस्यों की संख्या के संबंध में, तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है और वर्तमान समय में इसकी संख्या 545 है। राज्यसभा में अधिक से अधिक जो है संख्या जो है 250 है और 50 जो है 250 हो सकती है और जिनमें से 12 मनोनीत होते हैं। तो और इस तरह से 238 सदस्यों का परोक्ष रूप से निर्वाचन होता है और वर्तमान समय में इनकी सदस्यों की संख्या 233 + 12 है। और इस तरह से इनकी इस प्रकार लोकसभा की संख्या राज्यसभा की दुगुनी है, दुगुनी से भी अधिक है। और संयुक्त बैठक में यह सदस्य संख्या लोकसभा की शक्ति का आधार बनती है। चौथा जो पॉइंट है इसके संबंध में कि निर्वाचन के संबंध में, तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है, चुनाव जो है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर और प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर तरीके से होता है। वयस्क मताधिकार, जो भी लोग 18 वर्ष की आयु पूरी होकर चुके हैं वे सभी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। और पहले यह 21 वर्ष थी लेकिन बाद में उसको संशोधन करके जो है 18 वर्ष किया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है।
इसके पहले मैं भी निर्वाचन के बारे में बता रही थी। तो निर्वाचन जो राज्यसभा के सदस्यों का होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। और इन दोनों की चर्चा हमने पिछले क्लास में और जो अपने प्रेसिडेंट की जो चैप्टर था उसमें भी मैंने आपको बताया है कि कैसे इसको निकालते हैं, कैसे इसका आकलन करते हैं। उसके बाद है कार्यकाल के संबंध में। तो जैसा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन होता है और यह कभी भंग नहीं होता। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके प्रत्येक सदस्य जो होते हैं 1/3 सदस्य 2 साल के वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं और इतने ही नए सदस्य जो हैं चुने जाते हैं। तो इस तरह से यह एक अस्थायी सदन के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट जो है इसके संबंध के संबंध में कि साधारण विधेयक के संबंध में। तो सैद्धांतिक दृष्टि से साधारण या अवित्तीय विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों को समान अधिकार, समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। साधारणतः विधेयक दोनों सदनों के में से पहले किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं और यदि दोनों में से किसी विधेयक के बारे में मतभेद उत्पन्न होता है तो अनुच्छेद 108 के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और संयुक्त बैठक में बहुमत के आधार पर उस विधेयक के संबंध में निर्णय लिया जाता है। और लोकसभा की चूँकि सदस्य संख्या ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसी के पक्ष में वोट जाता है। और इस तरह से अगर हम देखें तो सैद्धांतिक दृष्टि से राज्यसभा को साधारण विधेयकों के बारे में लोकसभा के बराबर शक्ति प्राप्त होते हुए भी व्यवहार में उसकी स्थिति जो है लोकसभा से निर्बल है। संवैधानिक संशोधन के संबंध में नेक्स्ट पॉइंट है। तो संसद के दोनों सदनों को इस संबंध में न केवल सैद्धांतिक वरन व्यवहारिक दृष्टि से भी समान शक्तियाँ प्राप्त है और संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और उसे संसद के किसी भी सदन के द्वारा अपने विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जा सकता है। व्यवहार के अंतर्गत अब तक केवल जो है 1975 में 40वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया गया था। तो इस तरह से जो है अधिकार है। नेक्स्ट वित्तीय विधेयकों के संबंध में। तो वित्तीय विधेयकों के संबंध में संविधान के द्वारा लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्ति प्राप्त दी गई है और संविधान के अनुसार वित्तीय विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे और लोकसभा में पारित होने पर ये विधेयक राज्यसभा में आएंगे और इसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक ऐसे विधेयक पर विचार किया जा सकता है और राज्यसभा के सुझावों को मानना या न मानना ये लोकसभा पर निर्भर है। नेक्स्ट है कार्यपालिका पर नियंत्रण के संबंध में। तो संसदात्मक शासन में मंत्रिमंडल संसद के प्रति जो है लोकप्रिय होती है। मंत्रिमंडल संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है। दैट मीन्स कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः भारत में मंत्रिमंडल लोकसभा के ही प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं। और राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना कर सकते हैं, परंतु अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर मंत्रिमंडल को पदच्युत करने का अधिकार केवल लोकसभा के पास ही प्राप्त है। अतः कार्यपालिका पर नियंत्रण की दृष्टि से लोकसभा राज्यसभा की तुलना में निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है। अगर अन्य कार्यों की चर्चा करें के संबंध में इन दोनों सदनों का अध्ययन करें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के अधिकार दोनों ही सदनों को प्राप्त हैं। एक सदन अभियोग लगाता है, दूसरा उसकी जांच करता है। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक, महापरीक्षक तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने की शक्ति जो है दोनों को पदच्युत करने के लिए संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के द्वारा की गई संकट काल की घोषणा की स्वीकृति भी संसद के दोनों सदनों से ली जा सकती है। राज्यसभा की जो अनन्य शक्ति है उसको एक अलग शक्ति एक्स्ट्रा दिया गया है 249 में और 212 में कि किसी भी राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह घोषित कर सकती है कि कोई भी राष्ट्रीय हित का जो विषय है जो राज्य सूची में है उस पर कानून बना सकता है। और दूसरा है कि
उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 से राज्यसभा जो है नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की भी स्थापना कर सकती है। तो ये 2 विशिष्ट अधिकार जो है इसको दिए गए हैं राज्यसभा को, जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिक शक्तियाँ दी गई हैं और ऐसा होना नितांत स्वाभाविक है। संसदीय व्यवस्था के अंतिम निर्णय जो होते हैं वो शक्ति लोकप्रिय सदन को ही प्राप्त होती है, परोक्ष रूप से निर्वाचित द्वितीय सदन को नहीं। और संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्यसभा की कल्पना प्रथम सदन के सहायक के रूप में की गई थी और सहयोगी सदन के रूप में की गई है और प्रतिद्वंदी सदन के रूप में नहीं, और राज्यसभा के द्वारा इसी रूप में इसका आचरण किया जाता है। तो ये था उसका जो संबंध, राज्यसभा और लोकसभा का जो संबंध है उसके पारस्परिक संबंध के बारे में। अब हम देखते हैं कि व्यवहार में लोकसभा और राज्यसभा में क्या संबंध है, और इसका अध्ययन हम 1952 से लेकर 2019 तक, मतलब 1952 से लेकर 2019 तक के संबंधों का अध्ययन करते हैं कि व्यवहार में लोकसभा और राज्यसभा ने कैसे काम किया, किस समायोजन के साथ काम किया अभी तक, 52 से लेकर 19 तक। तो संविधान निर्माताओं की आशा और अपेक्षा थी कि लोकसभा और राज्यसभा परस्पर सहयोगात्मक या सहयोगपूर्ण कानूनों का निर्माण करेगी और शासन पर नियंत्रण के संबंध में वे एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यदि 1952 से लेकर आज तक लोकसभा और राज्यसभा के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं की यह आशा अपेक्षा आंशिक रूप से ही पूरी हो पाई है। राज्यसभा और लोकसभा के बीच मतभेद स्वाभाविक और अपरिहार्य स्थिति में इसको देखने को हमें मिलती है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच कुछ विषयों पर, अधिकांश विषयों पर आपसी सहयोग रहा है, लेकिन कुछ विषयों पर मतभेद एक स्वाभाविक और कुछ परिस्थितियों में अपरिहार्य स्थिति में है, तथा इस स्थिति के कारण ही जो है मॉरिस जोन्स लिखते हैं कि संस्थाओं का यह स्वभाव होता है कि वे निष्ठाओं को जन्म देती हैं, और वे जब 2 संस्थाओं की स्थिति प्रायः समान होती है तो उनमें मतभेदों का उत्पन्न हो जाना सर्वदा स्वाभाविक होता है। लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने के कारण अपने व्यवहार में राज्यसभा की तुलना में लोकतांत्रिक श्रेष्ठता के भाव को अपना लेते हैं, और कुछ सदस्य अपने इस मनोभाव में की अवधारणा में रहकर एक संस्था के रूप में राज्यसभा या राज्यसभा के कुछ सदस्यों के आचरण पर ऐसी टिप्पणी कर बैठते हैं जिन्हें राज्यसभा सदस्य अपने लिए अपमानजनक मानते हैं। दूसरा यह है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद के उदय का द्वितीय और सारभूत कारण यह है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल तथा दोनों सदस्यों के चुनाव की पद्धतियों में काफ़ी अंतर है। लोकसभा के सदस्य जहां जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, वहीं राज्यसभा के सदस्य 12 मनोनीत सदस्यों को छोड़कर राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित होते हैं। और व्यवहार में 1967 से लेकर आज तक अनेक बार ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि केंद्र में एक राजनीतिक दल सत्तारूढ़ था, लेकिन अधिकांश राज्यों की विधानसभाओं में विपक्षी दलों का बहुमत था, और कार्यकाल और चुनाव पद्धति की इस भिन्नता के कारण लोकसभा और राज्यसभा की दलीय रचना में भेद हो जाता है, तथा दलीय संरचना का यह भेद स्वाभाविक रूप से आपसी विरोध की स्थिति को जन्म देता है। व्यवहार में अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच के आपसी संबंध की चर्चा करें तो लोकसभा और राज्यसभा के आपसी संबंधों का अध्ययन भारतीय राज्य व्यवस्था के अब तक के काल को हम कुछ भागों में बांट कर सकते हैं। पहला नेहरू काल और के अंतर्गत जो चतुर्थ आम चुनाव हुए 1967 के पूर्व तक का काल, जो 1952 से 66 तक का रहा है। तो इस काल में भारतीय राजनीति में एक राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रधानता की स्थिति जो है इसको प्राप्त रही, और संसद के दोनों सदनों में एक ही राजनीतिक दल का बहुमत रहा, अर्थात दोनों सदनों की दलीय संरचना समान थी। इसके अतिरिक्त दोनों ही सदनों के सदस्य पंडित नेहरू के करिश्माई व्यक्तित्व और नेतृत्व
के प्रति गहरा जो है सम्मान और भाव रखते थे। लेकिन इन तथ्यों के बावजूद दोनों के बीच मतभेद और विवाद कुछ स्थितियों में देखने को मिले हैं। और पहली जो स्थिति थी उसके अंतर्गत जो है इस तरह की जो मतभेद था वो 1953 में देखने को मिला, जब राज्यसभा ने अपने सदस्य और विधि मंत्री जो है विश्वास को निर्देशन दिया कि वे लोकसभा में उपस्थित ना हो। और द्वितीय घटना यह थी 1953 में ही घटी, जबकि राज्यसभा ने एक प्रस्ताव पास कर मांग की कि राज्यसभा की अलग लोक लेखा समिति होनी चाहिए और या वर्तमान लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्यों को प्रतिनिधित्व देकर इसे लोकसभा को लोक लेखा समिति के स्थान पर संसद की लोक लेखा समिति का रूप दिया जाना चाहिए। और लोकसभा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए असंवैधानिक बताया था। और अंत में पंडित नेहरू ने हस्तक्षेप कर इस व्यवस्था को अपनाया कि लोक लेखा समिति तथा लोकसभा की ही समिति रहेगी, लेकिन इस समिति का सहयोग देने के लिए राज्यसभा भी अपने 7 सदस्यों का नामांकित करेंगे। और 1954 में जब लोकसभा के सदस्य एनसी चटर्जी ने राज्यसभा को अनउत्तरदायी आचरण का दोषी बताया, तब 1963 में जब एच.वी. कामथ ने राज्यसभा की तुलना ब्रिटिश लोकसभा से की, तब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसके अतिरिक्त दहेज निषेध विधेयक पर भी लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद की स्थिति देखी गई। और ऐसी स्थिति में संवैधानिक इतिहास में पहली बार 1961 में दहेज निषेध विधेयक पर मतभेद दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया गया था और तथा 2 दिन तक बैठक में मतभेदों को दूर हो जाने पर विधेयक को पारित किया गया था। मतभेद की इन स्थितियों को दूर करने में पंडित नेहरू के व्यक्तित्व का बहुत योगदान था और वे पंडित नेहरू लोकसभा और राज्यसभा दोनों को लगभग समान रूप से महत्वपूर्ण मानते थे और उनके द्वारा सदैव ही दोनों के पारस्परिक विरोध की स्थिति को दूर करने की सफल चेष्टा कहें तो की जाती रही है। दूसरा जो कार्यकाल उत्तर नेहरू काल जो 1967 से 2005 तक था, इसको देखते हैं कि इस काल में क्या स्थिति थी, राज्यसभा और लोकसभा का जो व्यवहारिक जो संबंध था वो क्या था। तो उत्तर नेहरू काल के अधिकांश वर्षों में भारतीय राजनीति में एक दल की प्रधानता की स्थिति समाप्त हो गई और परिणामतः अनेक बार ऐसी स्थिति बनी कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल या सत्तारूढ़ दल राजनीतिक गठबंधन को राज्यसभा में बहुमत प्राप्त नहीं था अथवा उसे लोकसभा में 2/3 बहुमत प्राप्त है लेकिन राज्यसभा में 2/3 बहुमत प्राप्त नहीं है। और इसी कारण लोकसभा द्वारा पारित संविधान विधेयक राज्यसभा में अस्वीकार कर दिया गया था और कुछ संशोधनों के साथ उसे फिर पारित किया गया था। राज्यसभा अपनी स्थिति के प्रति कुछ आवश्यकता से अधिक ही सजग रही है और कभी कभी इसने राज्यसभा के कार्यों में अनुचित रूप से बाधा जो है उत्पन्न की है। और इस प्रकार की स्थिति 1970 में देखी गई, जबकि राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित जो प्रीवियस समाप्ति का संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार राज्यसभा ने संविधान प्रस्ताव पर पहली बार अपनी शक्ति का परिचय दिया। और ऐसी स्थिति में अनेक सदस्यों ने राज्यसभा की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में बाधक बताते हुए इसे समाप्त करने की मांग की। और मार्च 1973 में कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य विभूति मिश्रा ने एक गैर सरकारी प्रस्ताव रखा जिसमें यह मांग की कि संवैधानिक संशोधन के आधार पर राज्यसभा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सन 1977 से 79 तक, तो 79 तक के वर्षों में लोकसभा और राज्यसभा का दलीय संरचना में भेद रहा और इस स्थिति में दोनों सदनों के बीच विरोध की घटना को जन्म दिया। और सर्वप्रथम राज्यसभा ने बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के संबंध में लोकसभा के विचार का विरोध किया और 1977 से 78 के वार्षिक बजट में भी संशोधन किए गए, लेकिन इन दोनों बातों के संबंध में राज्यसभा का विचार स्वीकार नहीं हुआ। और इसके बाद 1978 में लोकसभा ने 45वें
संशोधन विधेयक पारित कर राज्यसभा में भेजा, तब राज्यसभा ने इस विधेयक को 5 संशोधनों के साथ पारित कर दिया और लोकसभा को राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन को स्वीकार करने पड़े। और इसी प्रकार विशेष अदालत विधेयक में भी राज्यसभा के द्वारा जो संशोधन किए गए वो लोकसभा ने उसे स्वीकार कर लिया। और इस तरह फरवरी 1980 में भारत के संसदीय इतिहास में यह पहली बार राज्यसभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में ऐसे वाक्य जुड़वाए जो कि नई सरकार की आलोचना करते हैं। और 75 के मुकाबले 80 जो है के बहुमत से जोड़े गए थे ये वाक्य। लेकिन खेद है कि अभिभाषण में गैर कांग्रेसी सरकार वाली राज्य विधानसभाओं में दल बदल की चिंतापूर्ण कोशिशों का कोई उल्लेख नहीं है और ना ही उसे संघीय सिद्धांतों की उपेक्षा करते हुए मनमाने ढंग से राज्य विधानसभाएं भंग करने की कोशिशों पर ही चिंता प्रकट की गई। अभिभाषण यह आश्वासन भी नहीं देता है कि सरकार संविधान को तोड़ने मरोड़ने और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधारों का उल्लंघन करने वाली इन कोशिशों को प्रोत्साहन देगी। और इन संशोधनों का महत्व इतना ही है कि वे वाक्यांश संसदीय कार्रवाई में दर्ज हो गए, पर राजनीतिक दृष्टि से यह राज्यसभा के स्वतंत्र चरित्र को उजागर करते हैं और राजनीतिक स्थिति में भी भारी परिवर्तन के महत्वपूर्ण शक्ति संतुलन को बनाए रखने की चेष्टा का परिचय देते हैं। 1989 में भी लोकसभा द्वारा पारित 64वें और 65वें संवैधानिक संशोधन जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो विधेयक था को राज्यसभा में 2/3 समर्थन नहीं मिला और इस प्रकार से संविधान संशोधन विधेयक संसद में अस्वीकृत हो गया। और इस प्रकार 3 अवसरों पे 1970, 1978 और 1989 में राज्यसभा के द्वारा संविधान संशोधन के संबंध में अपनी शक्ति का परिचय दिया गया और इस कारण प्रत्येक अवसर पर राज्यसभा तीव्र आलोचना का विषय बनी रही और कुछ पक्षों के द्वारा इस पर विचार का प्रतिपादन किया गया कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में भी साधारण विधेयक की तरह ही दोनों सदनों के बीच मतभेद को दूर करने के लिए संयुक्त बैठकों के प्रावधान को अपनाया जाना चाहिए ताकि संविधान संशोधन का कार्य अंतिम रूप से लोकसभा के इच्छा के अनुसार संपन्न हो सके। 1996 से लेकर 1919 तक के वर्षों में भी लोकसभा और राज्यसभा की दलीय संरचना में भेद रहा और इसी कारण लोकसभा और राज्यसभा के आपसी विरोध की कुछ छोटी मोटी स्थितियां बनी रही और मार्च 2003 में लोकसभा ने आतंकवाद निरोधक अध्यादेश पोटा को स्वीकार किया, लेकिन राज्यसभा द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया गया और इस अध्यादेश पर विचार और निर्णय के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। संयुक्त बैठक में इस अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान की गई और इस अध्यादेश ने अधिनियम पोटा का रूप धारण किया और 70 वर्षों के संवैधानिक इतिहास में संसद के दोनों सदनों में यह संयुक्त बैठक तीसरी बार बुलाया गया था। और इस प्रकार इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि 1998 से लेकर 2003 के वर्षों में केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहती थी, लेकिन राज्यसभा ने इस गठबंधन को बहुमत प्राप्त न होने के कारण इस प्रकार का कदम नहीं उठाया जा सका। 2011 में लोकसभा ने लोकपाल विधेयक पारित किया, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया और मई 2014 एवं मई 2019 में आयोजित 16वीं और 17वीं लोकसभा चुनावों के बाद लोकसभा और राज्यसभा में दलीय संख्या एक दूसरे के पूर्णतः प्रतिकूल है। जहां लोकसभा में एनडीए भाजपा बहुमत में है, वहीं राज्यसभा में कांग्रेस समेत क्षेत्रीय दल बहुमत में है और संसद के मानसून सत्र 2015 में राज्यसभा को बार बार ठप किया गया, जिससे कि लोकसभा द्वारा पारित भूमि अधिग्रहण जीएसटी विधेयक सरकार पारित नहीं करवा पाई और इसी प्रकार 3 तलाक बिल भी राज्यसभा के सामने अटक गया, लेकिन आज वर्तमान में ये सभी बिल जो है पारित हो चुके हैं। लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद और विवाद की इन स्थितियों के बावजूद सामान्य रूप से राज्यसभा के कार्यकरण को सफल कहा जा सकता है और राज्यसभा लोकसभा पर एक नियंत्रणकारी सदन के रूप में
सदन और शक्ति के रूप में कार्य करती है तथा इस रूप में राज्यसभा अपनी एक उपयोगिता है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि राज्यसभा जो है दूसरा सदन है, लोकप्रिय सदन नहीं है। वह एक नियंत्रण करने का सदन है, चेक एंड बैलेंस करने का सदन है। तो उस रूप में अगर हम उसका परीक्षण करें तो वह काफ़ी सफल रही है। और बहुत सारे मैंने अभी एग्जाम्पल्स आपको बताएं कि कैसे कैसे ये जो है कहाँ कहाँ राज्यसभा के द्वारा हस्तक्षेप करके उन नियमों को बदलवाने में जो है वो उसकी भूमिका रही है। तो ये था हमारा आज का क्लास, जिसमें हमने राज्यसभा और लोकसभा के संबंधों का अध्ययन किया, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया और व्यवहार में संबंधों का अध्ययन किया। और व्यवहार के अंतर्गत हम लोगों ने जो है 52 से लेकर 2019 तक जो उनके संबंध थे उसमें विभिन्न कार्यकालों को बांट के अलग अलग हमने उसका अध्ययन किया कि किस कार्यकाल में किस तरह से राज्यसभा या लोकसभा के संबंध कैसे थे। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न डाल सकती हैं। अब आती है बारी प्रश्नों की। अब इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं इस चैप्टर से, लोकसभा और राज्यसभा से, कि संसद की शक्तियों का परीक्षण करें तथा स्पष्ट करें कि भारतीय संसद को संप्रभु व्यवस्थापिका कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है कि लोकसभा की रचना तथा शक्तियों का वर्णन करें और लोकसभा के प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो है के साथ संबंधों का इसको स्पष्ट करें। या ये भी आ सकता है लोकसभा के स्पीकर की शक्तियों एवं भूमिका को स्पष्ट करें। या आ सकता है लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों तथा भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन करें। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संसद के द्वितीय सदन के रूप में राज्यसभा की भूमिका का परीक्षण करें। तो ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर से, फाइनल्स एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास के आधार पर इन क्वेश्चनों को तैयार कर लें। कहीं भी कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो हम लोग उसको क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। आज का क्लास हम लोग इसी आशा उम्मीद के साथ अब समाप्त करते हैं कि आपके लिए यह यूजफुल हो और आपको सभी चीज़ें समझ में आए, क्लियर समझ में आए। और नए टॉपिक के साथ फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।